हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले दो अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, यानी P1 कितना है 5 डायोप्टर, P2 कितना है 4 डायोप्टर और डिस्टेंस जो दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 इंटू में D, यानी ये हो जाएगा 5 प्लस 4 माइनस माइनस 5 गुने 4 गुने 0.1 होगा। देखिए इसको जो है मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 यानी 7। कितना हो गया 7। तो देखिए यहाँ पे तो F बराबर क्या होता है 1/P। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/7 इंटू में 100, फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये आएगा 14.29। ऑप्शन नंबर जो है 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहता है कि 220 वोल्ट लाइन पर एक जो है आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है 110 वोल्ट पर 2 एम्पीयर धारा के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, तो देखिए प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा क्या होगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा, देखिए प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा यानी IP, ठीक है, इंटू VP बराबर होगा IS इंटू VS। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि 220 वोल्ट गुने, ठीक है, I1, ठीक है, बराबर मान इधर हो जाएगा आपको 110 वोल्ट गुने 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये देखिए 2 मरतबे कट जाएगा और 2 से 2, यानी I1 का मान कितना निकल गया 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113 नंबर। कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या को सीधा अनुपात है। तो दूसरा ऑप्शन आवेशित कण के संवेग से। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के पथ की वक्रता त्रिज्या आवेशित कण के संवेग के समानुपाती होता है। अभिकेंद्रीय बल कण के द्रव्यमान वेग और वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r। क्या होता है mv²/r। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि मान ले कि एक हल्का ग्रह जो एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में जो t परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। कहता है इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल r⁻⁵/2 के समानुपाती हैं, तब क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा ये होता है Fg, अभिकेंद्रीय बल समानुपाती होता है r⁻⁵/2 के। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल यानी mr⍵² बराबर ये होगा। ठीक है, यानी ⍵² बराबर क्या होगा r⁻⁵/2। चूँकि द्रव्यमान स्थिर है तो बट्टा में यहाँ r चला जाएगा, तो ⍵² समानुपाती होगा आपको r⁻⁷/2 के। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/t। क्या होता है 2π/t। तो यहाँ पे जो होगा 2π/t का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा समानुपाती होगा r⁻⁷/2। ठीक है, या फिर t² बराबर क्या होगा, या फिर t² बराबर होगा t समानुपाती होगा r⁻⁷/2 के। क्या होगा 7/2। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा तीसरा ऑप्शन। कहता चुंबकीय क्षेत्र में अंतः क्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाएं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है 115 का फर्स्ट यानी वृत्तीय पथ पर। ठीक है, तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल का अनुभव होता है जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है, और यह बल सदैव कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। ठीक है, उसका देखिए जब एक प्रोटॉन या उस पदार्थ के लिए कोई भी आवेशित कण एक चुंबकीय क्षेत्र में इंजेक्ट किया जाता है और बल की रेखाओं के लंबवत पड़ता है, तो यह वास्तव में एक गोलाकार पथ का अनुसरण करेगा। फिर है कि किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, ए ऑप्शन तापमान पर। ठीक है, तो प्रतिरोधकता
जो है प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है जो पदार्थ की प्रकृति और संरचना पर निर्भर करता है और संरचना तापमान से प्रभावित होती है। चूँकि आर, ठीक है, चूँकि आर बराबर क्या होता है रो एल बाई ए, आर बराबर होता है रो एल बाई ए, ठीक है। तो यहाँ आर कंडक्टर का प्रतिरोध, रो कंडक्टर की प्रतिरोधकता, एल कंडक्टर की लंबाई, ए कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन की लंबाई और क्षेत्रफल प्रतिरोध से प्रभावित होता है, प्रतिरोधकता से नहीं। प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करता है। कहता किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए जो है वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। 117 का फर्स्ट विस्थापन। तो वेग समय ग्राफ के अंतर्गत, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र जो है किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को दर्शाता है, ठीक है। विस्थापन तो दूरी को गति समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, क्षेत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो कहता है कि दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है विस्थापन को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि वेग समय ग्राफ एक आयत के रूप में है, तो जिसका आधार समय अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है और ऊंचाई उस अंतराल के भीतर किसी भी बिंदु पर वेग का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस आयत के क्षेत्रफल की गणना आधार और ऊंचाई के गुणनफल के रूप में की जा सकती है, जो इस मामले में जो है बन जाता है क्षेत्रफल बराबर वेग गुणे समय बराबर क्या होता है विस्थापन। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ पे है कि एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है विस्थापन। फिर कहता है इतना का न्यूनतम प्रतिरोध। 118 में यदि देखें तो न्यूनतम प्रतिरोध, यदि इसको आप श्रेणी समांतर क्रम में लेंगे 1/4, 1/2, 1/4, 1/1 प्लस 1/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा <1। ऑप्शन नंबर 3। परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। 119 का 3। तो प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण, तो नाभिकों में प्रोटॉन होता है जो धनात्मक रूप से आवेशित उपपरमाणु कण होता है और न्यूट्रॉन उदासीन आवेश जो है रहित उपपरमाणु कण होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण जो धनात्मक रूप से आवेशित उपपरमाणु कण है, परमाणु का नाभिक धनात्मक होगा। नेक्स्ट, कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है, फर्स्ट। तो किया गया कार्य बटा में धारा गुणे समय, ठीक है। तो किया गया वोल्टेज बराबर होता है किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा गुणे समय। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा की मात्रा के अंतर को विद्युत विभवांतर कहा जाता है। विद्युत विभवांतर को वोल्टेज के रूप में जाना जाता है जो स्थैतिक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाता है तो चमक, बैंगनी से लाल, तो मानव आँख में दृश्यमान स्पेक्ट्रम के अंदर प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्घ्य के प्रति अलग अलग संवेदनशीलता होती हैं, ठीक है। अब देखिए, लाल प्रकाश की तुलना में बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है कम होती है, जबकि बैंगनी प्रकाश प्रति फोटोन अधिक ऊर्जा वहन करता है। मानव आँख इसके प्रति कम संवेदनशील होती हैं। इसलिए जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य बैंगनी से पीले हरे रंग की ओर बढ़ता है, कथित चमक भी बढ़ती है, ठीक है। अब यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाता है तो चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल की ओर जा रहा है तो चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, तो पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, पहले बढ़ेगी या फिर घटेगी। नेक्स्ट, बैंगनी से लाल। नेक्स्ट, फिर देखिए, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना है। 122 का 5 हो जाएगा। तो जब एक सीधी रेखा में गमन करने वाला प्रकाश एक छोटे लेकिन निश्चित कोण से मुड़ता है तो यह वास्तव में परावर्तन या अपवर्तन के कारण हो सकता है। परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और वापस लौटता है।
अपनी दिशा बदलता है लेकिन अपनी गति या तरंग दैर्ध्य नहीं। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम जैसे वायु से दूसरे जैसे पानी या कांच में गुजरता है और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेता है। वह इसलिए झुका होता है क्योंकि जो है नए माध्यम में प्रवेश करते ही प्रकाश की गति थोड़ी बदल जाती है। कहता दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, कौन सी गोली मैदान को पहले भेजेगी? तो ये तीसरा ऑप्शन, यानी दोनों एक साथ भेजेगी। तो देखिए गोलियां समान लंबाई की होती हैं क्योंकि उन्हें एक स्थान से क्षैतिज रूप में दागी जाती है। दोनों गोलियां एक ही समय में जमीन पर गिरेगी क्योंकि उसका त्वरण जी समान है। ठीक है, परिणाम स्वरूप गोलियों को जमीन तक पहुंचने में लगने वाला समय उसकी प्राथमिक क्षैतिज गति से प्रभावित रहता है। परिणाम स्वरूप एक ही ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में चलाई गई दोनों गोलियां एक ही समय पर जमीन पर गिरेगी। कहता एक वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो अभिकेंद्रीय त्वरण का मान होगा। 124 का तीसरा ऑप्शन, 2 गुना। तो देखिए वृत्ताकार पथ पर घूम रहे किसी पिंड की गति और त्रिज्या जो है दोनों दुगुनी हो जाती हैं तो उसके अभिकेंद्रीय त्वरण का मान वास्तव में दुगुना हो जाएगा। ठीक है, अभिकेंद्रीय त्वरण का सूत्र AC बराबर होता है V²/r। ठीक है, क्या होता है V²/r। तो यहाँ पे है कि दोगुनी गति और त्रिज्या के संयुक्त प्रभाव के कारण अंतिम अभिकेंद्रीय त्वरण A² प्रारंभिक अभिकेंद्रीय त्वरण से दोगुना होगा। कहता कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है? तीसरा ऑप्शन 2Na + 2H2O, ये बनाया गया 2NaOH + H2। तो विस्थापन प्रतिक्रिया वह होती है जिसमें एक अणु में परमाणु या परमाणुओं का एक समूह दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। ठीक है, जैसे 2Na + 2H2O, ये बनेगा 2NaOH + H2। तो देखिए सोडियम और जल के बीच सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रतिक्रिया विस्थापन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। कहता क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनता है? 126 का होगा 4। तो देखिए यहाँ पे कार्बन के सहसंयोजक बंधन बनाने का जो है कारण मुख्य रूप से बंधन परमाणुओं के बीच जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता है। कहता कार्बन के संदर्भ में इसके बाहरी जो कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उत्कृष्ट जो है गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने या देने की आवश्यकता होती है। यदि इसे इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या खोना होता है। ठीक है, तो इसलिए कार्बन मुख्य रूप से सहसंयोजक बंधन द्वारा यौगिक बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार का है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक प्रबल क्षार और कार्बोनिक एसिड का दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो कमजोर अम्ल और दुर्बल क्षार। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण जो है कमजोर अम्ल और दुर्बल क्षार का है। तो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार और कार्बोनिक एसिड एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एक जो है क्षारीय लवण है क्योंकि यह एक दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाती हैं। तीसरा ऑप्शन बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो देखिए परावैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में ठीक है गर्म बेंजीन भी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ एक अतिरिक्त प्रतिक्रिया से गुजरता है। ठीक है, वलेडेलोक्लाइन अस्थायी रूप से टूट जाता है और प्रत्येक जो है कार्बन परमाणु में एक क्लोरीन या ब्रोमीन परमाणु जुड़ जाता है। बेंजीन जो है परावैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड देता है C6H6C16।
कहता चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया। 129 का होगा दूसरा अपघटन। तो चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 ये बनाएगा CaO प्लस CO2। यह प्रतिक्रिया एक तापीय अपघटन प्रतिक्रिया है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रक्रिया में एक यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट दो तत्वों कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विघटित होता है। यह जो है एकल यौगिक को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, तो यह अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड ये प्राप्त होता है CaCO3, तो यह अपघटन प्रक्रिया। ठीक है, होने प्रक्रिया। नेक्स्ट, एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यह HCl। तो क्या है, तो 130 का होगा दूसरा ऑप्शन। तो देखिए, अंडे के छिलके कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं और वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। कैल्शियम कार्बोनेट पर एसिड की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन सकती है। ठीक है, इसलिए घोल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl होता है। फिर है कि NaOH को 10 मिली घोल को दिए HCl के 8 मिली घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के घोल को 20 मिली लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए, उदासीन करने के लिए HCl घोल की आवश्यकता मात्रा होगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपको पांचवा ऑप्शन, क्या होगा, 5 होगा। तो NaOH और HCl के बीच उदासीनीकरण प्रतिक्रिया 1:1 है। ठीक है, NaOH का घोल HCl के 1 मोल के साथ प्रतिक्रिया करता है। NaOH को उदासीन करने के लिए आवश्यक HCl की मात्रा का उपयोग किए गए NaOH की मात्रा के सीधे जो है अनुपातिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 8 × 20 ml NaOH बट्टा में होगा 10 ml NaOH, तो ये कट के कितना होगा 16 ml हो जाएगा। कहता कि pH पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, यह देखा गया कि pH पेपर का रंग नीला हो जाता है। तो तरल नमूना है 132 का तीसरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल। तो लिटमस घोल का उपयोग किसी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय विशेषता का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, तरल का नमूना सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 का घोल है। यह एक क्षारीय घोल है, इसलिए इसका pH पेपर को यह नीला कर देता है। नेक्स्ट, कहता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 133 का होगा दूसरा यह ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर ऑक्जेलिक एसिड का एक उत्कृष्ट या प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, पकने पर टमाटर में विटामिन B की मात्रा कम हो जाती है, जबकि ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा जो है बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए, कहता है Na2CO3 × 10⁻² को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन धोने का सोडा तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट जिसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है का सूत्र Na2CO3 × 10⁻² होता है। वॉशिंग सोडा को सॉल्वे की प्रक्रिया के माध्यम से संश्लेषित किया जाता है। इसका उपयोग जो है जल की अस्थायी और जो है अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है कि रसायन विज्ञान में pKa का अर्थ है दूसरा ऑप्शन, यानी लघु गणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह। फिर रंगीन स्पीसीज हैं, तो यहाँ पे जो हो जाएगा रंगीन स्पीसीज की यदि बात करें 136 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी Na3BO4। तो देखिए, सोडियम ऑर्थोवेनाइड रासायनिक सूत्र Na3BO4 के साथ एक अकार्बनिक यौगिक है। Na3BO4 में वेनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है, जिसका अर्थ है कि इसके k ऑर्बिटल्स में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह रंगहीन है। ठीक है, तो रंगहीन है Na3BO4। ठीक है, क्या है, और देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखिए,
देखिए पीके के यदि बात करें तो यह जो है पीके कम पीके का मान एक प्रबल अम्ल को इंगित करता है कि एक अक्सर जो है मोल पर लीटर इकाइयों में दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहता कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है। जर्मन सिल्वर का हिस्सा है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन, तो देखिए जर्मन सिल्वर जो है तांबे, जस्ता, निकेल एक मिश्र धातु है जिसमें कभी कभी सीसा और टिन भी होता है। ठीक है, इसकी चांदी जैसी चमकदार उपस्थिति के कारण, ठीक है, इसका जो है नाम सिल्वर रखा गया है। इसकी कठोरता और इसके उच्च संक्षारण प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोधकता जैसे गुणों के कारण इसका उपयोग जो है हीटिंग कॉइल्स में किया जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 19वीं सदी में जर्मन वैज्ञानिक ई ए जो है गीटर ने की थी। तो यहाँ पे कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है, तो जर्मन सिल्वर का हिस्सा है आपको कॉपर, ठीक है, जिंक और निकेल, ये तीनों है। कहता कोल्बे की जो विद्युत अपघट्य विधि किस पर लागू होती है। 138 का देखिए, तो चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए कोल्बे की जो है इलेक्ट्रोलाइटिक विधि जो है इलेक्ट्रोलिसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम सल्फेट के सोडियम का एक जलीय घोल एनोड पर कार्बन परमाणुओं की जो संख्या युक्त क्या होता है, एल्केन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 देखिए नेक्स्ट, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान, तो तीसरा ऑप्शन हरित लवक। तो देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा क्लोरोफिल की उपस्थिति में का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन जैसे ग्लूकोज बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले विशेष अंग हैं जिनसे क्लोरोफिल वर्णहरित होता है। यह वर्णक जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली होती है और एक तीसरी आंतरिक झिल्ली होती है जिसे थाइलाकॉइड झिल्ली कहा जाता है, जो कोशिकांग के भीतर लंबी परतों में मुड़ जाती है। उसके बाद देखिए कहता है कि क्लोरोप्लास्ट अधिकतम मात्रा में आपतित प्रकाश प्राप्त करने के लिए जो है उनकी दीवारों के साथ जो मेसोफिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहता भोजन नली की दीवारों के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं। 140 का तीसरा, यानी पेरिस्टेल्टिक संचलन। तो पेरिस्टेल्टिक कंपन आमतौर पर ग्रास नली में होती हैं जिसे आहार नली भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, देखिए पेट में गतिविधियाँ निगले गए भोजन को जो मथती और भोजन को पाचक रसों के साथ मिलाने में मदद करती हैं। मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है मूत्रवाहिनी। तो मनुष्य में जो है उत्सर्जन प्रणाली में एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक जोड़ी मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। ठीक है, जल में घुले अपशिष्ट पदार्थ जो है मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। किडनी से मूत्र ट्यूब जैसी मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में जाता है। कहता यह मूत्राशय में जमा होता है और मूत्रमार्ग नामक मांसपेशीय नली के अंत में जो है मूत्र द्वारा माध्यम से बाहर निकल जाता है। कहता कि और लवण जलीय पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त परास, तीसरा ऑप्शन 6.5 से 7.5। ठीक है, 6.5 से 7.5। नेक्स्ट देखिए, पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए उपयुक्त परास 6.5 से 7.5। कहता है कि कच्चा हरा फल पकाने पर रंग बदल लेता है, इसका कारण, तो तीसरा ऑप्शन क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्रोमोप्लास्ट जो है कैरोटीनॉइड युक्त प्लास्टिक है। ये कैरोटीनॉइड नारंगी या पीले रंग के हो सकते हैं। उसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, फिर भी वे कई अन्य रंग उत्पन्न करते हैं। फलों के पकने की जो प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट के
जो क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण होती हैं। गाजर का नारंगी रंग क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण होती है। क्रोमोप्लास्ट कई अन्य रंगीन फलों और फूलों को रंग प्रदान करता है। कथा अमीबा में भोजन का पाचन होता है। 144 का ए खाद्य रिक्तिका में। अमीबा एक जो है कोशिकीय प्रोटोजोआ है जिसका पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। देखिए खाया गया भोजन जो फोगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के माध्यम से जो है स्यूडोपोडिया द्वारा निगल जाता है। खाद्य रिक्तिका फिर लाइसोसोम के साथ मिलकर जो है फागोलिसोसोम बनाती हैं जिसमें भोजन के कणों को तोड़ने के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। कहता कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है। 145 का 2 वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो रसधानी कोशिका द्रव में पाया जाने वाला झिल्लीबद्ध स्थान होता है। इसमें जल रस उत्सर्जी उत्पाद और अन्य जो है सामग्रियां होती हैं जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। ठीक है। रसधानियों का मुख्य कार्य कोशिका में जो भोजन का भंडारण करना है। कहता है वे चयापचय प्रतिक्रियाओं के अवशिष्टों और विषाक्त उत्पादों के भंडारण और जो निष्कासन में भी मदद करते हैं। वे कोशिका की स्फीति और कठोरता को बनाए रखने में मदद करते हैं। कहता है रैनवियर के नोड पाए जाते हैं। 146 का फर्स्ट तंत्रिका कोशिकाओं में। तो रैनवियर के नोड्स तंत्रिका कोशिकाओं के माइलिनेटेड तंत्रिका तंतुओं में पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं को न्यूरॉन्स कहा जाता है और वे एक साइटोन या कोशिका शरीर से बने जिसमें न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो यहाँ पे रैनवियर के नोड पाए जाते हैं तंत्रिका कोशिकाओं। पक्षियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त करी है। 147 का फर्स्ट आर्क्योपेटेरिक्स। तो देखिए आर्क्योपेटेरिक्स पक्षी जैसे डायनासोर की एक प्रजाति है जो नन एवियन पंख वाले जो डायनासोर और अत्यधिक पक्षियों के बीच संक्रमणकालीन है। ठीक है। पहली बार 1861 में सरीसृपों और पक्षियों के बीच लुप्तकरी के रूप में वर्णित किया गया था और फिर डायनासोर और पक्षियों के बीच एक लुप्तकरी के रूप में वर्णित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट डेंगू बुखार का कारण। 148 का दूसरा ऑप्शन आरएनए धारक अर्बोवायरस। तो देखिए डेंगू वायरस जो है फ्लेवी वायरस परिवार में एक जो है एकल सकारात्मक भावना वाले आरएनए आर्थ्रोपोडा जनित वायरस है। यह मुख्य रूप से संक्रमित मादा एडिस इजिप्टी मच्छरों के काटने से मानव में फैलता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहता है डेंगू बुखार का कारण है आरएनए धारक अर्बोवायरस। कहता है कि नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। 149 का 3 संवहनी एधा के ठीक अंदर। तो संवहनी पौधों में जाइलम एक प्रकार जल उत्तक हैं जो जड़ों से पत्तियों तक जल और पोषक तत्वों को पहुंचाता। प्राथमिक जाइलम जो प्रोकैम्बियम से उत्पन्न होता है जबकि द्वितीयक जाइलम संवहनी कैम्ब्रियम से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है तिलचट्टा में मेलपिगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो होता है। 150 का फर्स्ट उत्सर्जन। तो देखिए मेलपिगी नलिकाएं तिलचट्टे में मौजूद उत्सर्जन अंग है। यह मध्य आंत और पश्च आंत के जंक्शन पर होता है। मेलपिगी नलिकाओं की इस प्रणाली में शाखित नलिकाएं पाई जाती हैं और ये नलिकाएं कॉकरोच की आहार नाल से फैली होती हैं। यह आसपास के उत्तक जो हेमोलिम्फ से जल जो है विलय और अपशिष्ट के जो है अवशोषण में मदद करता है। कैल्शियम ऑक्जालेट और नाइट्रोजन अणुओं के रूप में यह अपशिष्ट बाहर निकल जाते हैं। तो तिलचट्टा में जो मेलपिगी नलिकाओं द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है तो उत्सर्जन यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।